24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से सियाटल के बीच में एक फ़्लाइट जा रही थी जो कि सिर्फ आधे घंटे की ही थी। इस फ्लाइट में 36 लोग थे और 6 क्रू मेंबर्स भी थे, बट इनको क्या पता था कि इनके बीच में एक हाईजैकर भी प्रेजेंट है। और ये हाईजैकर का केस आज तक का सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस केस है और आज तक FBI भी इस केस के अराउंड ज़्यादा कुछ एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाया है। दिस केस रिवॉल्व्स अराउंड DB कूपर। DB Cooper. DB Cooper. DB DB Cooper. DB Cooper. DB कूपर यानी कि डैन कूपर। डैन कूपर एक्चुअली में एक बिजनेस अटायर में आया था और काफ़ी एक नॉर्मल लुकिंग इंसान था। उसकी पर्सनालिटी भी काफ़ी अच्छी थी और वो अच्छे पॉजिटिव नोट पर प्लेन में एंटर करता है। वो लास्ट सीट पे यानी कि 18E पे बैठता है। अब फ्लाइट मिड एयर में है और कूपर एक एयर हॉस्टेस को अपने पास बुलाता है। वो एयर हॉस्टेस को एक टिश्यू पेपर देता है और वो टिश्यू पेपर को खोलने को कहता है। एयर हॉस्टेस जैसे ही वो टिश्यू पेपर को खोलती है, मानो उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई हो। उस टिश्यू पेपर में साफ साफ लिखा हुआ था, मैम आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफ केस एंड आई वॉन्ट यू टू सिट बिसाइड मी। इस चीज़ को देखकर जो एयर हॉस्टेस थी वो टोटली क्लूलेस हो चुकी थी कि इस पॉइंट पर क्या करना चाहिए। कुछ ना सोचते हुए वो एयर हॉस्टेस उसके साइड में बैठ गई। कूपर के पास सही में एक ब्रीफ केस था। उसने उस ब्रीफ केस को अनवील किया, उसको खोला और उस एयर हॉस्टेस को दिखाया कि उसमें टाइम बॉम्ब है। एंड अब सारी चीज़ें कूपर के कंट्रोल के नीचे आने वाली थी। कूपर ने उस एयर हॉस्टेस को कहा कि उसको पायलट से कनेक्ट करवाए ताकि वो पायलट ATC से उसका कांटेक्ट करवा पाए। और पायलट और एयर हॉस्टेस ने बिल्कुल ऐसा ही किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो बाकी के 35 लोग हैं उनको कोई सीरियस डैमेज हो या उनको कोई लॉस हो। कूपर ने अपनी जो शर्तें थी, जो अपनी कंडीशंस थी, उनको काफ़ी क्लियरली स्टेट करके बताया। कूपर ने शाम 5 बजे तक $200,000 की डिमांड रखी और उसने साथ में 2 आगे के पैराशूट्स और 2 पीछे के पैराशूट्स की भी डिमांड रखी। और ये डिमांड उस पायलट ने उस एयर कंपनी के जो प्रेसिडेंट है उसको ये फॉरवर्ड कर दिया। और एयर कंपनी के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बिना सोचे कुछ समझे उस चीज़ को हाँ कह दी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो उनकी कंपनी है, जो एयरलाइन है, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो। बट $200,000 एक बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है एंड इसको अरेंज करने में FBI के साथ कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए उसके प्रेसिडेंट ने पायलट्स को बोला कि आप उस एयरप्लेन को सर्कुलर मोशन में उस लोकेशन के ऊपर घुमाइए और उस प्लेन को लैंड ना कराओ जब तक पैसे अरेंज नहीं हो जाते। ये 30 मिनट की फ़्लाइट 3 घंटे में बदल गई थी अब। एंड जैसे ही अब प्लेन लैंड करता है, एक रीफ्यूलिंग टैंक भी वहाँ पे रेडी रहता है एंड उसी के साथ साथ एक इंसान भी बस से आता है विद अ ब्रीफ केस एंड वो ब्रीफ केस में पैसे होते हैं एंड वो ब्रीफ केस हैंड कर देता है टू डैन कूपर। अभी तक डैन कूपर की जितनी भी बातें थी, जितनी भी कंडीशंस थी, सारी की सारी उन्होंने एकदम पोलाइटली मान ली थी। डैन कूपर आगे ये भी कहता है कि किस एंगल पे, किस डिग्री पे और किस स्पीड पे प्लेन को उड़ाना चाहिए टुवर्ड्स मेक्सिको। एंड पायलट्स ना चाहते हुए भी उसकी बात को मान लेते हैं। अराउंड 8 बजे डैन कूपर एयर हॉस्टेस को कहता है कि अपने सारे क्रू मेंबर्स को लेकर पायलट की कॉकपिट में चले जाओ। और क्योंकि उनको कोऑपरेट करने के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, करीब 2 मिनट बाद एक सायरन की आवाज़ बजने शुरू हो जाती है और इस सायरन की आवाज़ को सुनकर पायलट ये बताता है कि किसी ने प्लेन का दरवाज़ा खोला है। एंड पुराने टाइम के प्लेन्स में दरवाज़ा पीछे होता था, जस्ट लाइक अ स्टेयरकेस। एयर हॉस्टेस सीधा कॉकपिट से बाहर भागी बट उसने किसी को भी उस प्लेन के अंदर नहीं देखा। इसका ये मतलब था कि डैन कूपर अब भाग चुका था। अब पायलट्स ने जल्दी से उस प्लेन को नियरेस्ट एयरपोर्ट पर लैंड किया एंड उन्होंने पुलिस से कांटेक्ट करके उस इंसान को यानी कि डैन कूपर की सर्च वारंट को इशू करवाने की रिक्वेस्ट करी।
पूरे स्टाफ ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने, FBI ने और सारे लोगों ने मिलकर अपने एविडेंस कलेक्ट करने में उनकी सपोर्ट करी, बट कूपर का कोई भी नाम और निशान नहीं था। और सबसे अमेजिंग बात, ये केस 45 इयर्स तक चला था और उसको फाइनली 2016 में ही बंद किया है। अब ये तो मैंने तुम्हें एक ओवरव्यू दे दिया कि हाईजैक कैसे हुआ, लेकिन उस हाईजैक के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो उस हाईजैक पे थ्योरीज बन रखी है, उसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। सो लेट्स डाइव इन टू द स्टोरी ऑफ DB कूपर। DB कूपर की जो हाईजैक स्टोरी है वो किसी भी नॉर्मल हाईजैक स्टोरी से ज़रा हटके है और इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। कि सबसे पहला उसका नाम DB कूपर, असल में उसका नाम DB कूपर नहीं था, उसका नाम डैन कूपर था। एंड जब ये न्यूज़, जो ये हाईजैक की न्यूज़ मीडिया में आई तो एक रिपोर्टर ने उस डैन को DB बताया। एंड क्योंकि वो रिपोर्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था तो इसका मतलब ये था कि बाकी लोगों ने भी प्राइमरी सोर्स पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट शो किया एंड बिना अपनी सेंसेस को यूज़ करे सबने डैन का DB कर दिया एंड उसी से उसका नाम DB कूपर पड़ गया। जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है वो है अबाउट द पैसेंजर्स को उस एयर होस्टेस ने पता तक लगने नहीं दिया कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है। अब यहाँ से मैं जो तुम्हें चीज़ें बताऊँगा वो सिर्फ और इंटरेस्टिंग ही होती जाएंगी, जैसे कि जिन कंडीशंस में कूपर उस फ्लाइट से कूदा था वो कंडीशंस इतनी ज़्यादा बिजार थी कि कोई भी उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम पर एक बहुत ज़्यादा तेज़ स्टॉर्म आ रखा था और जिस पॉइंट पे वो अप्रॉक्सीमेटली कूदा था उसके नीचे सारा का सारा लेक और माउंटेन्स और फॉरेस्ट ही था। और अगर बाय चांस वो सर्वाइव भी कर जाता तो वो हाइपोथर्मिया यानी कि एक्सट्रीम कोल्ड से मर जाता। एंड पुलिस का भी यही कहना था कि कूपर ये जंप सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि इतने बिजार कंडीशंस में कोई भी सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। बट पुलिस का ये शक गलत प्रूव हो गया जब दो लोगों ने और सिमिलर चीज़ें अटेम्प्ट करी जो कूपर ने करी, और इन्होंने ये चीज़ें और भी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में अटेम्प्ट करी और दोनों सक्सेसफुली सर्वाइव भी कर चुके थे। इसका मतलब ये था कि कूपर जिंदा है। अब जितना स्मार्ट कूपर था उतनी स्मार्ट गवर्नमेंट भी थी US की और उतनी ही स्मार्ट FBI भी थी। FBI ने भी जो नोट्स कूपर को सैंक्शन करे थे उसको देने के लिए अलग से रखे थे, उन्होंने उन नोट्स का सीरियल नंबर अपने पास रजिस्टर कर रखा था। और इसका मतलब ये था कि FBI ने वो सीरियल नंबर्स न्यूज़पेपर्स में, बैंक्स में, कसिनोज़ में और सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पे पैसे को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि अगर तुम्हें इस सीरियल नंबर का कोई भी नोट मिले तो फ़ौरन FBI को बताना है। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो रेडियस यानी कि वो लोकेशन कहाँ पे सेट करें। टाइम बीतता है एंड 8 साल के बाद एक बच्चा जो अपना नॉर्मल हर रोज़ का गेम खेल रहा होता है वो एक रिवर के साइड पे आता है और उसके साइड में उसको एक बैग पड़ा मिलता है जो आधा मिट्टी में है और उस बैग के अंदर कुछ नोट्स भी थे। वो बच्चा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन नोट्स को निकालता है और अपने फादर को दिखाता है। उसके फादर को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती उस पॉइंट पर कि क्या करना चाहिए, तो उसके फादर सीधा पुलिस को बुलाते हैं एंड पुलिस जब उस नोट के सीरियल नंबर को मैच करती है कूपर के सीरियल नंबर से तो वो नोट्स कूपर के ही थे। इसका मतलब कूपर उसी लोकेशन के आसपास कूदा होगा 8 साल पहले। इस फाइंडिंग के बाद कूपर को ढूंढने का जो प्रोसेस था वो और भी ज़्यादा बूस्ट अप हो गया। कूपर के जैसे दिखने वाले लोगों को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करा, उनको सस्पेशन लिस्ट में डाला एंड बहुत सारे लोगों में से कुछ ही लोगों को फनल डाउन किया जिन पे उनको सच में शक था। और क्योंकि कूपर ने कुछ काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें प्रेजेंट करी, जैसे कि पैराशूट खोल के डाइव करना इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में, कूपर का पता होना कि कहाँ पे डोर खुल सकता है वो भी बिना कॉकपिट के अंदर से, इन सारी चीज़ों ने जो सस्पेक्ट्स है उनको और फनल डाउन कर दिया। बट फिर भी किसी ना किसी तरीके से वो सस्पेक्ट्स भी कूपर नहीं निकले और आज तक 45 इयर्स हो चुके हैं इस चीज़ को, फिर भी कूपर का कोई नाम और निशान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, कूपर आज भी जिंदा है
या फिर वो उसी फ्लाइट में जंप करने के कारण मर ना गया हो।